नमस्कार। न्यूज़ 18 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनसुराज के उदय सिंह जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 18 में। धन्यवाद धन्यवाद। 18 पे आने पे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बिहार की फिज़ा आपको क्या लग रही है? जो राजनीतिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो बिहार का है, आप लोग तो काफ़ी घूम रहे हैं पिछले 2-3 साल से। अभी इस वक्त क्या लग रहा है? हम लोग इसको बहुत मायोपिक रूप से देख रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया या जहन में भी बात नहीं आई कि हम लोग देखें कि एनडीए वाले क्या कर रहे हैं या महागठबंधन वाले क्या कर रहे हैं। हम लोग का जो संवाद है वो डायरेक्टली हमारे लोगों से है, और उसकी फीडबैक अगर पूछे तो आश्चर्यजनक है। बल्कि अधिकांश लोगों को ये दिख रहा होगा कि प्रतिदिन जन स्वराज की लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है चुनाव में आप स्वीकार्य नहीं हों। लेकिन मैं कहूँगा कि जन स्वराज की लोकप्रियता और स्वीकार्यता दोनों रोज़ाना बढ़े जा रही है। और ऐसे में हमें लगता है कि जन स्वराज की जो बातें हैं वो लोगों ने अपने जहन में उतार लिया है, और ज़्यादातर अधिकांश लोगों ने बिहार में ये निर्णय ले लिया है कि आने वाले चुनाव में वो एक बदलाव करेंगे बिहार में। अब आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आप तो खुद एक पॉलिटिशियन रहे हैं और अच्छे घराने से भी बिलोंग करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उदय सिंह से ये पूछिएगा कि उन्होंने प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने का फैसला कैसे लिया, क्या था मतलब उसके पीछे? बहुत सरल है और बहुत पुराना है। कांग्रेस मैंने छोड़ा था 2004 में, और निर्दलीय लड़ने का सोचा तो आदरणीय वाजपेयी जी ने बुला लिया कि आप बीजेपी में आइए, तो बीजेपी में चला गया। वहाँ 10 वर्ष तक सांसद रहा। बहुत सुखद समय था मेरे लिए भी, और हमारी जो पार्टी थी बीजेपी उसके लिए भी। मोदी जी आए, हम लोगों को बहुत आशा थी। मुझे तो खासकर बहुत आशा थी कि अब देश बदलेगा और पार्टी विद अ डिफरेंस अपनी डिफरेंस और प्रखर रूप से दिखाएगी। लेकिन 2016-17 आते आते वो बदलाव तो दिखा, लेकिन उल्टे दिशा में दिखा। जिस चीज़ों के खिलाफ में मैं समझता था कि मोदी जी आए हैं, वही चीज़ें फिर होने लग गई। और फिर आते आते एक ऐसा समय आया कि वो फिर नीतीश जी के साथ चले गए। तो फिर उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि भाई अब ये पार्टी अपने राह से भटक गई है। तो एक समय आया 2018 में जब मैंने पार्टी छोड़ दिया, और क्योंकि कांग्रेस से आया था कांग्रेस वालों ने बुलाया तो मैं वहाँ चला गया और 2019 का चुनाव लड़ा, हार गया। हारना उस समय के लिए ठीक था, क्योंकि वो पुलवामा और बालाकोट का जो इफ़ेक्ट था उसमें किसी का भी बीजेपी के सामने उस समय में खड़े हो जाना थोड़ा मुश्किल था। लोग जिस तरह जज्बाती हो जाते हैं, और ठीक है। फिर वो सिलसिला चलता रहा, लेकिन 2020 के बाद या बंगाल चुनाव के बाद प्रशांत जी और हमारी और कुछ लोगों की दिल्ली में लगातार मीटिंग होती रही, और एक कैजुअल चर्चा चला। उनके दिमाग में शायद सीरियसली होगा, लेकिन हम लोगों के लिए वो कैजुअल चर्चा चला कि बिहार में क्या करना चाहिए। और सबकी ये राय बनी कि बिहार में एक प्रयास करना चाहिए कि कुछ बदलाव हो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में। और उसी से निकल के आया ये जन स्वराज नाम और ये अभियान की बात। जब ये बातें हो रही थी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस तरीके से, इस डेडिकेशन के साथ, इस संजीदगी से, इस मेहनत से ये काम को इस तरह कर पाएगा। लेकिन अब तो इतिहास गवाह है कि पिछले 3 वर्षों में जिस तरह से प्रशांत जी ने बिहार के हर गांव, हर टोला, हर टप्पर जाकर जो बिहार के लोगों में एक जागृति लाने की प्रयास किया है, वो मेरे ख्याल चुनाव का परिणाम जो भी आएगा वो तो आएगा, लेकिन ये अपने आप में एक शोध का विषय होगा कि एक व्यक्ति में कितनी संकल्प हो सकती है, कितना संकल्पित हो सकता है वो व्यक्ति कि इस तरीके से मेहनत करके बिहार जैसी जगह को, क्योंकि बिहार में और कोई राजनीतिक गड़बड़ी थी ऐसी बात नहीं है,
लेकिन बिहार के लोग सोए ज़रूर हुए थे। उन्होंने एक तरह से गिव अप कर दिया था कि 2 धरे में या 2.5 धरों में ये यहाँ की राजनीति बटी हुई है और हर 5 वर्ष में एक मौका मिलेगा कि उस रोटी को पलट दो और तवा की दूसरी तरफ उसको सेको। तो मेरे ख्याल से जन स्वराज की सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमें हासिल हो चुकी है वो ये है कि बिहार के लोग अब मानते हैं कि विकल्प है और विकल्प हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक सवाल विपक्ष की तरफ से उठता है, देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा कैंपेन आखिर आप रन कैसे कर रहे हैं। इसमें तो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे होंगे, सभी गांव में आपके कार्यकर्ता मौजूद हैं, सब जगह गाड़ियां दिख रही हैं, बाइक्स दिख रहे हैं, लोग झंडा लेके बैनर लेके घूम रहे हैं, तो फंडिंग का एक बड़ा वो रहता है। लोग शायद आने वाले दिनों में उठाने भी वाले इस प्रश्न को। मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, सैकड़ों बारी पहले दे चुका हूँ, फिर दूंगा, लेकिन इसके पहले जो लोग आश्चर्य प्रकट करते हैं कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, चल कैसे हो रही है, चल कैसे रही है, उनको ये आश्चर्य होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक इतने बड़े संगठन को इतने जल्दी कैसे खड़ा कर दे सकता है। और ये लोगों की गलत धारणा है कि अगर वो सोचते हैं कि जन स्वराज की पूरी संगठन पैसों के बल पर चल रही है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, आज बिहार के पैमाने पर अगर देखें तो हमारा जन स्वराज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी पार्टी हो गई। और क्यों हो गई है उसका कारण है कि लोगों ने अपने आप को बहुत सहज रूप से इस पार्टी के सोच, इस पार्टी के विचार के साथ अपने आप को सम्मिलित माना है, सम्मिलित कर लिया है। इसलिए हमें किसी भी जगह पे, किसी भी गांव में, या यूं कहें कि किसी भी बूथ पर, अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो किसी भी बूथ पे हमें लोगों की, वॉलंटियर्स की कमी नहीं है। रह गई बात खर्च की, बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन उतना खर्च नहीं हो रहा है जितने अन्य पार्टियां करती हैं। आपने गाड़ियों की जिक्र की, एक दिन के हेलीकॉप्टर का खर्चा में हमारे हज़ारों गाड़ियां चल जाती हैं, और एक दिन हेलीकॉप्टर के खर्चे में शायद 1 या 2 नेता कहीं 2-4 मीटिंग एड्रेस कराते हैं, लेकिन हमारे उन्हीं पैसों से सैकड़ों गाड़ियां चल जाती हैं, उस पर सैकड़ों लोग बैठे होते हैं और सैकड़ों गांव में चले जाते हैं। हम लोगों की जो कैपेसिटी है लोगों को रीच करने का, वो अजीब है। जैसे अभी हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके बारे में आप लोगों से और चर्चा होगी आगे चल के। हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है परिवार लाभ कार्ड का। देखिए, यही कार्ड की बात कर रहे हैं आप ना? मैं इसी कार्ड की बात कर रहा हूँ। ये परिवार लाभ कार्ड है, जिसमें हम एक तरह से जन स्वराज के तरफ से लोगों को ये आश्वासन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, और ये मोदी जी वाली गारंटी नहीं है, ये जन स्वराज की गारंटी है, प्रशांत किशोर जी की गारंटी है, उदय सिंह की गारंटी है, जन स्वराज के पूरे परिवार की गारंटी है। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनती है, लोगों की व्यवस्था बनती है, तो जो 5 मुख्य परेशानियों की चीज़ें हैं बिहार के लोगों की ज़िंदगी में, उसको हम कहीं ना कहीं एड्रेस करने योजनाओं की तो उदय जी भरमार आ गई है। राजद की तरफ से भी माँ बहन योजना एक शुरू करने वाले हैं, इधर से भी सुन रहे हैं एनडीए की तरफ से भी कुछ होने वाला है, आप लोग भी कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या वादों में फंसा रहे हैं लोगों को? हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोग इससे इतर कर रहे हैं। और रह गई बात योजनाओं की, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में अगर कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाए तो हिंदुस्तान से ज़्यादा ऐसे नियम और कानून किसी देश में नहीं होंगे, बशर्ते वो नियत में परिवर्तित हो जाए और लोगों के बीच पहुंच जाए। लाखों करोड़ रुपए इसमें जो हम लोगों के पैसे खर्च, कितना खर्चा हो जाएगा इसमें? बहुत पैसे खर्च होंगे, लेकिन पैसे उपलब्ध हैं। आप जान के हैरान होंगे कि बिहार में न तो पूंजी लगाने वालों की कमी है, न पूंजी की कमी है। इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन बिहार, उसकी यूटिलाइजेशन इज़ द प्रॉब्लम। अगर केंद्र सरकार की आप योजनाओं को देखेंगे, हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। हमारे पास तो शायद पता नहीं नीयत नहीं है या समझ नहीं है, हम उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और देखिए, जज्बाती होकर
राजनीतिक फैसले लेना एक बात है और राज्य चलाना एक दूसरी बात है। आपको एक आंकड़ा दे दूं, आपका थोड़े परेशान होंगे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में, जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ की है, शराब से 56,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने एक्साइज ड्यूटी लिया है। तो आप लोग भी यहाँ तो कुछ बोलते रहते हैं हम लोग कह रहे हैं, नहीं बोलते नहीं रहते, करेंगे। क्योंकि अगर हम शराबबंदी को खोल रहे होते तो 10 मिनट सोचते। और गांधी जी का फोटो भी लगाएंगे साथ साथ। बिल्कुल, उसको भी मैं डिफेंड कर दूंगा। गांधी जी की फोटो भी लगाऊंगा, अंबेडकर जी की फोटो भी लगाऊंगा और शराबबंदी भी खोलूंगा। शराबबंदी नहीं है आज। शराबबंदी कहाँ है? शराबबंदी, आप भी पत्रकार हैं और इतने घूमते रहते हैं, आपको भी मालूम है कि जिस ब्रांड का जिसको जिस समय में जहाँ भी शराब चाहिए उसके वो घर पहुँच जाता है, सिर्फ दाम तिगुना होता है। लेकिन सरकार की रेवेन्यू उस समय के हिसाब से हज़ारों करोड़ थी। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण इसलिए दिया कि अगर वहाँ 56,000 करोड़ है तो हमारे यहाँ वो 31,000 करोड़ हो सकता है। 31,000 करोड़, लेकिन 31,000 करोड़ आश्चर्यजनक नहीं है। अगर इमेजिनेटिव लोग हों, अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर हमें मिलें, अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर बिहार को मिले, वो 31,000 करोड़ को अगर 10 वर्ष के लिए सिक्योरिटाइज कर देता है वर्ल्ड बैंक के पास, तो उसके पास पहले दिन बिहार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध हो सकता है। अब आ जाए यहाँ के अर्थशास्त्री, मुझसे बात कर लें। 3 लाख करोड़ रुपए उस चीज़ से इकट्ठे हो सकता है जो हमारे बजट पे कोई लोड नहीं डाल रहा, क्योंकि वो बजट के बाहर है। आज तो हम एक्साइज में कुछ नहीं ले रहे। हमने माफिया को अलग जन्म दे दिया, हमने पुलिस वालों को अलग काम में अलग लगा दिया। तो आप सोच के देखिए कि बिहार के साथ जो भी हुआ है, बिहार को तो एक मैं समझता हूँ कि कोई अपने परिवार को भी उस रूप से नहीं चलाएगा जैसे सरकारों ने, और इसमें सारे ही शामिल हैं, क्या जेडीयू और क्या आरजेडी और क्या बीजेपी, सब लोगों की यहाँ सरकार रही है। अभी अभी आरजेडी और जो एनडीए का कैंपेन है, दोनों को अगर तुलना करें, वो किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? कितना मजबूत दिख रहा है आपको? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात तो कर ली अभी तक। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने शुरू में ही जैसा कहा, हम लोगों का फोकस उधर है नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें देखते रहते हैं। अब आरजेडी में खास क्या लग रहा है? देखिए, आरजेडी में सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी सबसे आगे होंगे, लालू जी के पुत्र हैं, तो उस लिहाज से ज़रूर आगे होंगे। लेकिन हम लोग कहते रहे हैं ना कि ये पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर ये यादवों की राजनीति करते तो ये प्रशांत जी भी कई बार कह चुके हैं और मुझे भी मौका मिला है, मैंने भी कहा है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि इतने करोड़ यादव में जो बिहार में हैं, एक तेजस्वी यादव ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। लालू यादव जी को और कोई नहीं दिखा। अगर यादवों की ही राजनीति करनी थी तो किसी और अच्छे यादव को सामने लाते, हम लोग भी या तो मुंह बंद करते या क्या पता सहयोग ही करने लगते कि चलो भाई एक अच्छे यादव आए। फिर आप सहयोग कर देते? हो सकता है, क्योंकि मैं एक बात आपको बताऊं, वैसे तो सभी समुदाय में होगा, लेकिन यादवों में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है। आप अच्छे से अच्छे प्रोफेसर देख लीजिए, लेक्चरर्स देख लीजिए, टीचर्स देख लीजिए, फिलोसोफर्स देख लीजिए। तो बिहार में 4 यादव का नाम बताइए आप, तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा। नहीं मिलेगा आपको? हाँ, नहीं मिलेगा। बताइए ना, पॉलिटिकल स्पेस में बताइए मुझे। नहीं, अब रामकृपाल यादव जी हैं, वो तो हार के बेचारे। नहीं, हार जीत की बात अलग है, लेकिन ऐसे लोग क्यों हार गए? यूथ बोल रहे हैं आपको, युवा चेहरा तो भाई तेजस्वी जी के सिवा नहीं नजर आता है, जो सच्चाई है। और तेजस्वी जी को भी देखिए ना, ये विडंबना को ज़्यादा समझिए कि तेजस्वी जी अगर अपने आप को खुद ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं और मैं बनूंगा ही मुख्यमंत्री, चलो वो बिहार की जनता तय कर देगी कौन बनेगा नहीं बनेगा। पूरी व्यवस्था तेजस्वी जी के यहाँ और आरजेडी में नई जो व्यवस्था है वो बिहार के लोग नहीं चला रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, वो कहेगा भाई वहाँ एक संजय यादव जी हैं, वो संजय यादव जी ही समय बताएंगे, वही आपको बताएंगे कि आपका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो मैं तो तेजस्वी जी से पूछना चाहूँगा, मुझसे उम्र में छोटे हैं मैं, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि 2019 के चुनाव में वो 5 बार आए थे पूर्णिया मेरी मदद में, तो मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको बिहार में कोई अच्छे और यादव नहीं मिले जिनको आप ये कार्यभार दे सकते थे, हरियाणा से क्यों इंपोर्ट करके ले आए हो आप संजय यादव जी को? तो चलो ये वो बात अलग है। तेजस्वी जी के लिए एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैं लालू जी के पार्टी में कभी नहीं रहा,
लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ 2-3 चीज़ों के लिए। अगर उनको कोई मास लीडर कहता है तो मैं 2 बारी हाँ कहता हूँ, क्योंकि वो मास लीडर थे। तेजस्वी जी में वो बात नहीं है। तेजस्वी जी जो उनके लोग बताते हैं, क्योंकि लोगों से तो बात होती रहती है, लोग बताते हैं कि वो उपलब्ध नहीं है। आप जाइए तो आपसे मुलाकात नहीं होगी, आप जाइए तो आपसे बात नहीं होगी। लेकिन लालू जी को देखिए, किसी भी समय में, किसी भी अवस्था में वो बाहर बैठे रहते हैं, सबको अपने नाम से बुला लेते हैं, एक अपनापन की उसमें फीलिंग आती है। काश तेजस्वी जी वो चीज़ों को ले सकते। तो नीतीश जी के लिए क्या सलाह आप उनको भी जानते हैं, राजनीति में इतना अरसा उन्होंने गुजारा और अच्छा काम भी किया है। नहीं, नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, इसको कौन मना कर सकता है कि पहले 2005 के बाद पहले 3-4 साल तो बिल्कुल लगन से बिहार का काम किया। और अगर वो उस पीरियड की किसी भी मैट्रिक्स को आप निकालिएगा तो आपको लगेगा कि वो स्वर्ण काल था बिहार का। उसके बाद उनके दिमाग में किसी ने डाल दिया कि आप तो प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं, आप कहाँ इस यहाँ छोटे से मुख्यमंत्री में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने बिहार से अपना नज़र हटा लिया। और उसके बाद तो जो बिहार की गति है, तो कोई वो जंगल राज था तो ये महाजंगल राज है, डकैतों का राज है। ये मैंने कोई यहाँ कोई एक समय आ गया था कि बड़े उद्योगपति यहाँ आते थे ये कहने कि अगर हमें बिना विवाद के ज़मीन मिल जाए तो हम मार्केट की दर पे वो ज़मीन खरीद के अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। लेकिन इंडस्ट्री लगाना उनके दिमाग में तब आया था जब नीतीश जी के रहते यहाँ की कानून व्यवस्था में सुधार आ गया था। तो अभी क्या लग रहा है आपको? कोई नहीं आएगा, किसी को नहीं ला सकता मैं। अगर पकड़ के भी लाऊंगा कि यार तुम मुझे इतने दिन से जानते हो, चलो वहाँ इंडस्ट्री लगा लो, कहेगा भैया कुछ तुमको अपने पार्टी के लिए चाहिए तो ले लो, लेकिन मैं वहाँ इंडस्ट्री लगाने कौन जाएगा यहाँ गोली खाने। तो वही स्थिति हो गई जो लालू जी के समय में था। अब डेटा निकाल के कि वहाँ ये अपहरण ज़्यादा था, यहाँ अपहरण कम है, वो सब अलग बात है। लेकिन एक जनरल ये सब चीज़ें परसेप्शन से चलती हैं। अब दक्षिण में भी तो क्राइम होता है, दिल्ली में भी क्राइम होता है, मुंबई में भी क्राइम होता है, लेकिन वो क्राइम सिटी नहीं कहलाता, क्राइम स्टेट नहीं कहलाता। बिहार अब फिर से लोगों की नज़र में एक क्राइम स्टेट बन गया, पटना सबके नज़र में एक क्राइम कैपिटल बन गया। ये जो चीज़ें हैं इन पे तो मेरा सलाह तो नीतीश जी से ये होगा कि आपको बिहार के लोग बहुत सम्मान करते हैं, शायद करते भी रहें, लेकिन अब उन्हें खुद से थोड़ा सा अलग हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई नए लोग हैं, मैं उनको मार्गदर्शन देता रहूँगा। लेकिन कोई नए लोग आएँ, कोई नए लोग उस पर बैठें, लेकिन नए लोग कौन आएंगे? भारतीय जनता पार्टी में कौन है जो मुख्यमंत्री बनने लायक है? मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। आज की इसमें जितने हैं सब दागी हैं, और हम लोग कर ही रहे हैं और करेंगे, अभी और विस्फोट करेंगे। ये जो चाल चरित्र चेहरा अभी तो थोड़ा सा कोई मामला प्रशांत किशोर का भी उठाया बीजेपी वालों ने, अभी थोड़ा पाटलिपुत्र कॉलोनी के थाने में कुछ था, अभी बताए थे हम थोड़े दिन पहले। किया होगा, हाँ, किया होगा तो हम जवाब देंगे। अगर उसमें जवाब देने लायक कोई चीज़ होगी तो क्यों नहीं देंगे? हम कोई हमारा उत्तर देना नहीं बनता, ऐसी बात तो है नहीं। हम पे कोई कुछ आक्षेप लगाएगा तो हम जवाब देंगे। सही होगा तो स्वीकार करेंगे, गलत होगा तो विरोध करेंगे, लेकिन जवाब तो देंगे। तो देते क्यों नहीं हैं दिलीप जायसवाल जी और सम्राट जी और मंगल पांडे जी? जवाब दें, हम भी जवाब देंगे। तो आप लोग तो चुन चुन के हमला कर रहे हैं, एक को पकड़ हम चुन चुन के हमला नहीं करें। और मैं आपके चैनल से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं। हम तो ये दिखला रहे हैं बिहार के लोगों को कि जिन पे तुम विश्वास करना चाहते हो, जिस चाल चरित्र चेहरा की तुम बात करना चाहते हो, वो चाल चरित्र चेहरा है क्या, ये तुम देखो, इनके बारे में समझो, उसके बाद जो फैसला लेना लो। लेकिन जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है कि हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है, तो बिहार से इतनी दुश्मनी क्यों कर रहे हो? बिहार को अच्छे नेता दे दो, क्यों नहीं देते हो? बहुत आपका शुक्रिया, काफ़ी डिटेल में आपने बात की। हम धन्यवाद। लोग चुनाव के दौर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आपसे लंबी राजनीतिक चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत।